नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम टेट परीक्षा में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको उस परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उनको अवश्य एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि परीक्षा जो है आपकी 6 सितंबर और 7 सितंबर को है, तो अभी आपके पास लगभग 20 दिन का समय है, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर एक बार रिवाइज कर लें। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य का राजधानी बन गया था? इस प्रश्न का सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जब पेशवाओं का काल था मराठा साम्राज्य में, तो उस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका सही उत्तर होगा पूना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 1713 में छत्रपति शाहू जी ने कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इसे मराठा साम्राज्य में पेशवा युग का प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी तथा इनकी राजधानी रायगढ़ थी। अर्थात अब से प्रश्न पूछते कि शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा था, जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उनको जिन के नाम से जाना जाता था और जिन का अर्थ होता था विजेता। आइए इससे संबंधित और तथ्य देख लेते हैं। सही उत्तर इसका विजेता है। जैन धर्म के यह 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनको जब कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उसके बाद इन्हें जिन की उपाधि से विभूषित किया गया था। यहाँ जिन का अर्थ जो है विजेता होता है। जिन के अतिरिक्त इन्हें अर्ह अर्थात योग्य, निग्रंथ अर्थात बंधन रहित आदि उपाधियां प्राप्त थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र थी और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? यहाँ 4 ऑप्शन है, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सही उत्तर इसका इंद्रप्रस्थ है। जो 5 प्रांत थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश और कलिंग। इसकी राजधानियां हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ऋग्वेद में तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नामक 2 नदियों के बीच का संवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सही उत्तर इसका व्यास और सतलुज है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नामक कथा में ऋषि विश्वामित्र एवं शतुद्री और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज है और विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है। अगला प्रश्न है, 1722 ईस्वी में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी जो है सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? आगरा। 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया था एवं कुछ समय बाद में उन्हें मालवा का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की जो उपाधि थी वह मुगल बादशाह फरूख शियर ने दी थी। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह फरूख शियर ने दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे
इस पर काम किया जाए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी का जो कंसेप्ट था वह अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किए थे कि संविधान सभा जो है ब्रिटिश निर्मित है और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं कि सोमनाथ लाहिड़ी कौन थे। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे वह बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। अगला प्रश्न है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है स्वराज पार्टी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो सी आर दास अर्थात चितरंजन दास हैं और महासचिव कौन है? तो मोतीलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो वह कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में शुरू हुआ था, जहां महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए आश्वस्त किया था। इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था और इस आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 ईस्वी को प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और इसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक भी थे और इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। इसका विवरण देख लेते हैं अर्थात तथ्य देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन से भी के नाम से भी जाना जाता है। गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सन 1913 ईस्वी में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। यह गदर पार्टी को स्थापित करने वाले 2 व्यक्ति थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 1913 में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी, उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम का नाम दिया गया था। यह स्थान सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमुदनी अर्थात लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? मतलब लिली अधिकतर जो पौधा है वह किस राज्य में पाई जाती है और स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मणिपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मणिपुर। इसके संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शिरुई सिरोई अर्थात कुमुदनी, मणिपुर में जो कुमुदनी और लिली को क्या कहा जाता है? शिरुई अर्थात सिरोई। भारत के मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है। यह शिरुई पहाड़ी से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प है। तो मणिपुर का राज्य पुष्प कौन सा है? तो शिरुई सिरोई कुमुदनी। अगला प्रश्न है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार आपका भारत के किस राज्य में स्थित है?
इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। उड़िया पठार जो है आपका राजस्थान में स्थित है। उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? जब आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में होती है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो जब मानसून जो है आपका लौटता है भारत से, उसी मानसून से जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए, अगर ये भारत का आप ऐसे नक्शा बनाते हैं, आपको यहाँ पे हम थोड़ा समझा दे रहे हैं कि क्यों उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है तमिलनाडु में। तो ये अगर मान लीजिए भारत को 4 भागों में बांट दें, यहाँ आपका तमिलनाडु स्थित है, ठीक है। तो जब मानसून यहाँ से चढ़ता है और ये ऐसे पूरा भारी करते हुए, और जब ये उत्तर से, उत्तर और पूरब, ये आपका पूरब है और ये उत्तर है, और उत्तर और पूर्व से जब उतरता है भारत में, तो यही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये समय जो है वर्षा जाड़े का रहता है समय, और इस समय यहाँ पर बारिश करता है। तो आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है, और इन लौटती हुई मानसून पवनों से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा रोजी पिंक ग्रेनाइट। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइटों में से एक है, और इसका उपयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पुर्तगालियों ने एक चर्च की स्थापना की थी भारत में, बंदेल चर्च। उस बंदेल चर्च की स्थापना जो है पुर्तगालियों द्वारा पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वह गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी देती है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार अर्थात राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसका सही उत्तर आपको बता दिए। संविधान का अनुच्छेद 41 जो है काम करने के अधिकार का प्रावधान करता है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। ये सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि पेट परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति जो है आपका जो किस क्षेत्र में विकास किया है, तो उसका सही उत्तर होगा बागवानी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बागवानी। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है।
तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। अगला प्रश्न है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में स्थित है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह वर्ष 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था। अर्थात जो है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का पहला मुख्यालय जो था वह दिल्ली में था और 2001 में इसको मुख्यालय जो है, इस संस्था का मुख्यालय हैदराबाद को बना दिया गया। इस संस्था की स्थापना जो है वर्ष 2000 में हुई थी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है और डिपॉजिटरी संस्थान जो है वह ऋण संघ भी है, आपका वाणिज्यिक बैंक भी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाबार्ड जो है वह एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और यह कृषि ऋण से संबंधित कार्य करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।